चलिए स्टार्ट करते हैं। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर। हमने कल डिस्कस किया कि ये सब्जेक्ट है क्या, इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ाएंगे और हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। फिर हमने कहा था कि सब्जेक्ट में सबसे पहले तो ये पढ़ाएंगे कि व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स अवेलेबल टू अस एंड हाउ शुड वी चूज। तो वेरियस फॉर्म्स जो अवेलेबल हैं वो तो समहाउ हम जानते हैं कि बेसिक फॉर्म्स है प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी एंड कंपनी। लेकिन सब्जेक्ट तो इस बात का है कि इन एंटिटीज को इनकॉर्पोरेट किया कैसे जाता है, एलएलपी कैसे बनाई जाती है, कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट की जाती है, फर्म कैसे स्टेब्लिश की जाती है। नो डाउट सब्जेक्ट में तो यही पढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले की सब्जेक्ट हमें यह पढ़ाए कि कंपनी कैसे बनाना है, एलएलपी कैसे बनाना है। इस सब्जेक्ट में यह पढ़ाया जा रहा है जो कल हमने डिस्कस भी किया था कि बीइंग अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, जब आपके पास एक क्लाइंट आता है कि मैं एक नया बिजनेस वेंचर स्टार्ट करना चाहता हूं सर, एलएलपी बनाऊं या कंपनी, वी आर 3 पार्टनर्स, तो एलएलपी बनाएं या कंपनी। तो हमें पहले कुछ फैक्टर्स के बेसिस पर डिसाइड करना होगा और उन्हें कन्विंस करना होगा दैट विच फॉर्म इज बेटर फॉर देम। तो क्यों ना हम सबसे पहले यही पढ़ें कि कौन से फैक्टर्स के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है दैट विच फॉर्म इज बेटर फॉर अस। तो चैप्टर नंबर 1 है भी यही, लेकिन चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा तो ये रहे चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ के आप सब्जेक्ट को जज मत करना, सब्जेक्ट ऐसा नहीं होने जा रहा है। चैप्टर नो डाउट बहुत आसान है, लेकिन पढ़ना इसलिए जरूरी है कि हमें समझ में आए किस फैक्टर्स के बेसिस पर हम डिसीजन लेते हैं। लेकिन सब्जेक्ट ऐसा नहीं होने वाला है, राइट? इसको पढ़ते पढ़ते आपको 11th 12th की बिजनेस स्टडी की फीलिंग आ सकती है कि वैसा ही चल रहा है, बट सब्जेक्ट वैसा नहीं होने जा रहा है। सब्जेक्ट तो जैसे ही इस चैप्टर के बाद ओपन होगा वैसे ही सब्जेक्ट स्टार्ट होगा कि फॉर्म इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं, फर्म इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं, एलएलपी कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ एसबीईसी। ये रहा चैप्टर नंबर 1 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। स्टार्ट करेंगे यहां से, फैक्टर्स गवर्निंग द डिसीजन फॉर सूटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से फैक्टर्स? तो चलिए फर्स्ट फैक्टर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फैक्टर नंबर 1 एंड फैक्टर नंबर 1 इज नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। इसके पहले कि हम इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करें, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि हम ना ये डिस्कशन 4 चीजों को लेकर कर रहे हैं और दूसरे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को लेकर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, अभी उन्हें बाहर रखें। हम ये डिस्कशन जो कर रहे हैं ये कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड कंपनी। तो पूरे चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में हम इन 4 एंटिटीज को लेकर ही डिस्कशन अभी कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ अवर कन्वीनियंस। केवल 4 फॉर्म, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म जहां इंडिविजुअल ही ऑनर है, पार्टनरशिप फॉर्म एक से ज्यादा, एलएलपी एक से ज्यादा, कंपनी एक से ज्यादा। तो ये तो तय हुआ कि एक से ज्यादा अगर ऑनर होने हैं तो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म विल नॉट वर्क आउट, तो फिर फॉर्म एलएलपी या कंपनी बनानी पड़ेगी। अब उनमें भी कब कौन सा बेटर है, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। पॉइंट नंबर 1, तो हमारा जो डिस्कशन चल रहा है प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी एंड कंपनी को लेकर चलेगा। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन पॉइंट नंबर 1 पर, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। फिर आपको कुछ ऑब्जर्व करवाता हूं। एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी, आपके आसपास ग्रोसरी की शॉप होती है ना? आपके आसपास नॉर्मल हम बात करें, चलो नॉर्मल बात करते हैं, आपने जनरल स्टोर्स देखे, आपने किराने की दुकानें देखी है, आपने अपने आसपास मेडिकल स्टोर्स देखे, ठीक है, लॉन्ड्रोमेट्स देखें, धोबी की दुकान देखी अपने आसपास। एक बात बताइए, नॉर्मली ये कौन से फॉर्म में काम करते हैं? नॉर्मली ये कौन से फॉर्म में काम करते हैं?
So the answer is, sir, they normally form sole proprietorship firm. क्या कहते हो आप? Isn't it? ऐसा ही है ना? Yes. सॉरी. अच्छा, व्हाट डू यू थिंक नाउ? क्या इन्हें कंपलसरी किया हुआ है कि ये वाली दुकानें प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के फॉर्म में ही चलाएंगे? तो आंसर है नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है. फिर लेकिन हम जब आसपास देखते हैं तो हमें ये सारी हमारे आसपास की छोटी दुकानें प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के फॉर्म में ही मिलती हैं, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के फॉर्म में ही मिलती हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा कुछ चीजें नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी पर डिपेंड होती हैं कि इस नेचर का अगर काम करना है तो नेचर ऑफ एक्टिविटी से ही समझ में आ जाता है कि आपके ऑलमोस्ट काम का मैक्सिमम स्केल क्या होने वाला है. हमारे आसपास जो किराने की दुकान है उसका टर्नओवर 100 करोड़ तो नहीं होता होगा. हमारे आसपास जो मेडिकल की शॉप है उनका टर्नओवर भी 200-300 करोड़ का तो नहीं होगा. तो कुछ नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी ही ऐसी है कि किराने की दुकान छोटी सी, वो नेचर ऑफ बिजनेस ही ऐसा है कि हम नहीं चाहते बड़े फॉर्म में जाना. अच्छा, इसका भी रीजन क्या है बेटा? एक और बात तय कर लीजिए बैक ऑफ योर माइंड कि जैसे जैसे आप अपने बिजनेस का फॉर्म बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप इधर से इधर आएंगे, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म से पार्टनरशिप या पार्टनरशिप से एलएलपी या एलएलपी से कम, जैसे जैसे आप फॉर्म बढ़ाओगे वैसे वैसे ना लॉज एप्लीकेबल ज्यादा होते जाएंगे, वैसे वैसे कंप्लायंस का बर्डन बढ़ता जाएगा. दिस इज वेरी क्लियर. तो मैं और जैसे जैसे कंप्लायंस बढ़ते हैं, कंप्लायंसेस की क्या होती है? डेफिनेटली कॉस्ट. तो कोई भी इन नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी वाला पर्सन, ये नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी वाला पर्सन नहीं जाता है बड़े फॉर्म में क्योंकि इसका बिजनेस ही बहुत रिस्ट्रिक्टेड है. तो कुछ चीजों में तय है कि प्रोप्राइटरशिप फर्म बेस्ट सुटेबल है उनके लिए, ये एग्जांपल्स लिखे हुए हैं. ठीक है, लेकिन इन्हीं में हो सकता है कोई पार्टनरशिप फर्म हो, जैसे कि आजकल एक नया कॉन्सेप्ट बहुत चला है. आप अपने आसपास आजकल एक और दुकान देखते हो, छोटे छोटे कैफे, चाय के कैफे खुल रहे हैं. हमारे इंदौर में तो ये बहुत ही कॉन्सेप्ट चल रहा है. क्या पता द सिटी विच यू बिलोंग वहां ऐसा चलता है नहीं, बट हमारे यहाँ तो अब छोटे छोटे कैफे खुल रहे हैं, बढ़िया इंटीरियर करते हैं, स्टार्टअप्स के फॉर्म में वो काम करते हैं, है ना. तो छोटे छोटे कैफे, अब मुझे कैफे में हम जाते हैं ना, अब हम कैफे को देखो, है तो वो भी छोटा बिजनेस, लेकिन वहां 2 फ्रेंड्स मिलके काम कर रहे हैं, 3 फ्रेंड्स मिलके काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने बेटा फिर क्या बना रखी होगी? पार्टनरशिप. तो अगर इन्हीं नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में, इन्हीं नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में, यस, मोबाइल शॉप ले लीजिए सर, तो इन्हीं नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में अगर क्या, अगर इन्हीं नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में एक से ज्यादा ऑनर है तो डेफिनेटली पार्टनरशिप फर्म भी फॉर्म की जा सकती है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. फिर कुछ नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बेटा ऐसी होती है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको कोई एनबीएफसी खोलनी है, कोई बैंक खोलनी है, तो आरबीआई कह दे आपको कि नहीं कंपनी बनाओ. आपको मर्चेंट बैंकर का काम करना है, सेबी कह देती है कंपनी बनाओ. तो कुछ नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी ऐसी भी होती हैं जहां उन बिजनेस एक्टिविटी को रेगुलेट करने वाला रेगुलेटर ही फॉर्म सजेस्ट कर देता है कि आपको कंपल्सरीली ये फॉर्म के थ्रू काम करना है, तो डेफिनेटली आपको फिर वो ही फॉर्म इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा. तो यस, कहीं ना कहीं हम कौन सा फॉर्म चूज करें ये डिपेंड करता है हमारी बिजनेस एक्टिविटी पर, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. और एक और चीज जो आप सभी लोग सुन लें, जहां जहां प्रोप्राइटरशिप फर्म बन रही है वहां वहां पर क्या ओपीसी भी बन सकती है, 1 पर्सन कंपनी. आई होप यू पीपल आर अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर टर्म. एक ऐसी कंपनी जिसका ऑनर एक सिंगल पर्सन है, 1 पर्सन कंपनी. बट अगेन मैं कहूंगा कि 1 पर्सन कंपनी वो बना तो लेगा, उसका एडवांटेज क्या होगा? क्यों बनानी है 1 पर्सन कंपनी? एडवांटेज तो होगा कि सेपरेट एग्जिस्टेंस हो जाएगा, राइट. लेकिन डिसएडवांटेज क्या होगा?
कहीं ना कहीं लॉ बढ़ जाएंगे, कंप्लायंस बढ़ जाएंगे, कंप्लायंस की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो यस, आजकल एक और ऑप्शन अवेलेबल है कि सिंगल पर्सन अगर ऑनरशिप रखना चाहता है तो इंस्टीड ऑफ क्रिएटिंग प्रोप्राइटरशिप फर्म ही कैन इनकॉर्पोरेट वन पर्सन कंपनी। एडवांटेज है सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है वन पर्सन कंपनी का ऑनर से, लेकिन वहां कंप्लायंस की कॉस्टिंग और लॉ एप्लीकेबल होंगे। तो पहला पॉइंट था नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। चलिए आगे आते हैं, स्केल ऑफ ऑपरेशंस। आप किस लेवल पर काम कर रहे हो? स्केल ऑफ ऑपरेशन को देखते हुए ना बेटा, एंटिटीज को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। स्केल को देखते हुए यू कैन डिवाइड योर एंटिटी इनटू 4 पार्ट्स। माइक्रो स्केल को देखते हुए आपका पहला तरीका हो सकता है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। हमारी इकोनॉमी में ऐसे ही डिफाइन किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द स्केल ऑफ ऑपरेशन। और इन 3 को रेगुलेट करने के लिए तो हमारे यहाँ एक एक्ट भी है, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट। मतलब लार्ज को हम उसके थ्रू रेगुलेट नहीं करते हैं, इनको कुछ बेनिफिट देने के लिए हम एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट हमारे यहाँ चलता है। आप सुनते भी हो कई बार, लास्ट ईयर एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज की थी सरकार। छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बहुत काम करती है, तो वो सब एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड एमएसएमई होती है। और अगर आपको इंडिया में एमएसएमई का बेनिफिट लेना है तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन करके एक रजिस्ट्रेशन चलता है, पहले उद्योग आधार कहते थे, रिसेंटली नाम चेंज होकर उद्यम रजिस्ट्रेशन हुआ है। अगर आप एमएसएमई हो, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करवाओ उद्यम रजिस्ट्रेशन, तो एमएसएमई के बहुत सारे एडवांटेजेस आपको मिलेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द स्केल ऑफ ऑपरेशन आपको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लार्ज हटा दें तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। सबसे छोटा सूक्ष्म है ना, इसको हिंदी में ऐसे कहते हैं, सबसे छोटा। इसे लघु और इसे मध्यम, ये हिंदी में कहते हैं, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। अब किस लेवल तक के टर्नओवर पर आपको माइक्रो कहेंगे, किस लेवल तक के टर्नओवर पर आपको स्मॉल कहेंगे, किस लेवल तक के टर्नओवर पर आपको मीडियम कहेंगे, ये हम पार्ट बी में जिस दिन उद्यम रजिस्ट्रेशन पढ़ेंगे ना बेटा, तब समझ लेंगे। अभी ये डेफिनेशन आप इग्नोर कीजिए, ठीक है, इग्नोर करना, अभी से हम डेफिनेटली पढ़ेंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि इस स्केल का फॉर्म से क्या कनेक्शन है? स्केल का फॉर्म से क्या कनेक्शन है बेटा? क्या क्या कनेक्शन है वो समझना। जितना आपका ऑपरेशन का स्केल होगा, जितना आपका ऑपरेशन का स्केल होगा, उतने ही आपके टर्नओवर होंगे, उतनी आपकी सेल होगी, उतना ही ज्यादा पैसा आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगा रखा होगा, और जितनी ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट है ना, इसको हम कैपिटल रिक्वायरमेंट के थ्रू समझ सकते हैं, कैपिटल नहीं, कैपिटल रिक्वायरमेंट। जितनी अलग अलग कैपिटल रिक्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग आपको डेफिनेटली फॉर्म चेंज करना पड़ेगा। क्यों सर? बेटा पहली बात तो ये कहीं नहीं लिखा कि बड़े स्केल पर आपको कंपनी ही बनानी है, बड़े टर्नओवर पे कंपनी ही बनानी है, या बड़ी कैपिटल पे कंपनी ही बनानी है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। लेकिन बेटा जैसे जैसे आप स्केल बढ़ाओगे, अपार्ट फ्रॉम डेफिनेटली स्केल बढ़ाओगे टर्नओवर बढ़ेगा, बट बेटा जैसे जैसे आप स्केल बढ़ाओगे आपको, लिखता हूं मैं, आप बताना ऐसा होगा क्या? क्या मैनेजरल एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे? क्या आपको एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा? अपार्ट फ्रॉम द कैपिटल आपको मैनेजरल एफर्ट्स भी तो बढ़ाने, एडमिनिस्ट्रेशन भी तो बढ़ाना है। अभी कौन संभालेगा? आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इनको संभालने के लिए क्या अपॉइंट कर लीजिए, एम्प्लॉय। पर आप कहते हो नहीं, सुनो, बोले एक्चुअली हम ये चाहते हैं कि एम्प्लॉय सेकंड स्टेज पर आए, पहले हम मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ऑनर को दें। जैसे कंपनी एक अलग डिवीजन बना रही है, तो कंपनी चाहती है कि उस डिवीजन का हेड किसी ऐसे व्यक्ति को बनाए जो कंपनी का ऑनर हो, ताकि उसकी एक सेंस ऑफ ऑनरशिप, बिलोंगिंगनेस रहे।
तो हम कहते हैं कि नहीं यार, एम्प्लॉय तो अपॉइंट करने ही पड़ेंगे, बट पहले हम इस डिवीजन का हेड, इस मैनेजरियल एफर्ट का हेड किसी ऑनर को ही बनाना चाहते हैं। बेटा अगर ये चाहते हो तो डेफिनेटली आपको ऑनर मोर देन वन चाहिए। बेटा एक पर्सन तो ये सारे काम नहीं कर सकता, और इसीलिए आप चाहते हो कि नहीं, हम ना 3 लोग मिलकर काम करें, एक संभाले ऑपरेशन, एक संभाले फाइनेंस, और एक संभाले पूरा मैनेजमेंट। एक तो सेल परचेज देखता रहे, एक ओवरऑल मैनेजमेंट देखे, और एक संभाले फाइनेंस, एक अकाउंटिंग फाइनेंस सब एक पर्सन संभाले, टैक्सेशन फिर उसी की जिम्मेदारी, और फिर इनके अंडर में एम्प्लॉय अपॉइंट कर लें, तो डेफिनेटली फिर तो आपके एक से ज्यादा ऑनर होगा। क्या आपको कुछ कनेक्ट हुआ? तो बेटा जैसे जैसे बड़े लेवल पर हम जाते हैं ना, वैसे वैसे हमें डेफिनेटली हमारा कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म चेंज करना पड़ेगा। और इसीलिए एक चीज कंक्लूसिव पार्ट पे क्या लिखी जाती है, कंक्लूसिव पार्ट पे क्या लिखी जाती है कि अगर आप बहुत स्मॉल लेवल पर काम कर रहे हैं तो आपका काम प्रोप्राइटरशिप फर्म से हो जाएगा। अगर आप मीडियम लेवल पर काम कर रहे हैं तो आप सेलेक्ट कर लीजिए या तो पार्टनरशिप फर्म या तो पार्टनरशिप फर्म या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। और अगर आप लार्ज लेवल पर जाना चाहते हैं बेटा, तो विदाउट एनी डाउट यू शुड फॉर्म अ कंपनी। लार्ज लेवल पर कंपनी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है सर? क्योंकि बेटा एक कंपनी ही ऐसी चीज है जिसमें लोगों का फेथ सबसे ज्यादा, क्योंकि वहां रूल्स रेगुलेशन सबसे ज्यादा, इसलिए वहां ट्रांसपेरेंसी सबसे ज्यादा, और इसीलिए पब्लिक का पैसा केवल और केवल एक कंपनी को ही मिल सकता है। एलएलपी एक्सेट्रा पब्लिक मनी नहीं ला सकती। पब्लिक ऑफर, जिसको आप जानते हो आईपीओ एफपीओ, पब्लिक ऑफर केवल एक कंपनी ला सकती है, एक एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म पब्लिक ऑफर नहीं ला सकती। तो ये कहीं ना कहीं वी कैन डेफिनेटली समराइज विद दिस स्केल ऑफ ऑपरेशंस को देखते हुए, क्योंकि स्केल ये कहीं नहीं लिखा कि बड़े स्केल पे बड़ा फॉर्म यूज करो, लेकिन यस आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी हो जाएगी कि बड़े स्केल पर आपको बड़ा फॉर्म यूज करना ही पड़ेगा। तो हम समराइज तो ऐसे कर सकते हैं, राइट। अब आते हैं स्केल ऑफ ऑपरेशंस पर, या एमएसएमई की डेफिनेशन लिखी है अभी, जस्ट उसे इग्नोर कीजिएगा। आते आगे, कैपिटल रिक्वायरमेंट। एक्चुअली ये दोनों पॉइंट कनेक्टेड है। कैपिटल रिक्वायरमेंट उतनी होगी जितना आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन है, लेकिन बेटा आप भी एक बात इकोनॉमिक्स से भी पढ़कर आए हो, बहुत अच्छे से पढ़कर आए हो, खैर वो आप, कि देयर आर 2 टाइप ऑफ इकोनॉमी एंड डेफिनेटली देयर आर 2 टाइप ऑफ इंडस्ट्री। बेटा कुछ इंडस्ट्री ना लेबर इंटेंसिव होती है, और कुछ कैपिटल इंटेंसिव होती है। जैसे आपको सीएसीएस का ऑफिस डालना है ना, तो बहुत ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन आपको अगर एक बिजनेस डालना है, पैसे की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। उसमें भी अगर आप चाहते हो मैं टेलीकॉम सेक्टर में चला जाऊं, तो भैया फिर वहां अंबानी जैसे लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहां हजारों करोड़ रुपए चाहिए होते हैं लाइसेंस लेने के लिए ही। तो कहीं कहीं बिजनेस ही ऐसे होते हैं, एक तो स्केल बढ़ते बढ़ते कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ती है। हमने अभी देखा ही कि जैसे जैसे आप स्केल बढ़ाओगे आपकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली बढ़ेगी, जो हम यहां समझ रहे थे। स्केल के अलावा कई इंडस्ट्री ही ऐसी होती है कि अगर आपको ये काम करना है तो बहुत कैपिटल चाहिए। अब अगर आपको एक डेयरी प्लांट डालना है तो आपको 5-7 करोड़ रुपए रिक्वायर्ड है, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि डेयरी प्लांट डालोगे वहां बड़ी बड़ी मशीन्स होंगी, है ना, बड़े बड़े कंटेनर्स होंगे, वहां पनीर भी बनाओगे, दही भी बनाओगे, दूध को प्रोसेस करके घी भी बनाओगे, वहां तो सब कुछ होगा, तो बड़ी बड़ी मशीन्स, बड़े बड़े प्लांट लगेंगे, वहां बहुत पैसा चाहिए। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट से क्या होता है ना, उसका भी एक पॉइंट बहुत क्लियर है कि कैपिटल रिक्वायरमेंट जैसे जैसे बढ़ेगी आपको कैपिटल में कंट्रीब्यूट करने वाले लोग चाहिए होंगे। अब ये आपको तय करना है बेटा कि कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करूं। अगर आप चाहते हो कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑनर ही लेकर आए,
तो बेटा फिर आप अकेले के पास तो इतना पैसा नहीं है, फिर आपको डेफिनेटली पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी कंपनी में जाना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि कैपिटल रिक्वायरमेंट में आउटसाइडर से लेकर आ जाऊं, आउटसाइडर में दो तरह की चीजें होती हैं। आउटसाइडर में या तो पब्लिक से लाओगे या बैंक और एफआई से लोन लेकर लाओगे। कैपिटल रिक्वायरमेंट किसी तरीके से, छोटे फॉर्म में पब्लिक पैसा नहीं दे सकती, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में पब्लिक का पैसा नहीं लग सकता, पार्टनरशिप फॉर्म पब्लिक ऑफर नहीं ला सकती, एलएलपी पब्लिक ऑफर नहीं ला सकती, तो ये तो हट गया। अब आपके पास एक ही चीज बची है, बैंकों या एफआई से लोन लेना, ले लो, बच गए आप। फिर आप क्या कर रहे हो, एक ही पर्सन ऑनर है, बिजनेस करने के लिए 10 करोड़ रुपए चाहिए, 10 करोड़ रुपए की कैपिटल चाहिए, कहता है मेरे पास तो केवल 1 करोड़ रुपए है, 9 करोड़ रुपए का मैं बैंक से लोन लाना चाहता हूं, और फॉर्म कौन सी है मेरी, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। बेटा एक बार आप ले भी आए ना, तो आप देखो आपके बिजनेस में रिस्क कितनी है। आपका डेट 9 करोड़, इक्विटी 1 करोड़, आपका डेट इक्विटी रेशियो 9:1 है। आपको सीरियसली लगता है बैंक इतना लोन आपको दे देगी? चलो दे भी दिया तो रिस्क कितनी है। और बेटा बैंक क्यों लोन देने से डरती है ना, उसका भी रीजन बता देता हूं। बैंक इसलिए लोन देने से डरती है कि अगर ये प्रोप्राइटर की डेथ हो गई तो पैसा तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि पर क्योंकि परपेचुअल सक्सेशन नहीं है। इस चैप्टर को आप पढ़ नहीं पाओगे, इस चैप्टर को आप केवल समझ पाओगे, इसीलिए मैं समझा रहा हूं। बिकॉज देयर इज नो परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। प्रोप्राइटर खत्म हुआ, फॉर्म खत्म हुई। बेटा बैंक और एफआई इसीलिए वैसे भी प्रोप्राइटरशिप फर्म, एलएल या पार्टनरशिप फर्म को लोन देने में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा परपेचुअल नहीं है, राइट? तो कैपिटल रिक्वायरमेंट अगर बढ़ेगी और आपको लगने लगा कि नहीं यार एक लिमिट तक तो पैसा ऑनर का भी चाहिए बॉस, पर ऑनर में अकेला तो ला ही नहीं सकता, तो 2-4 और लोगों को ऑनर बनाओ, और फिर उसके थ्रू आपको पैसा, ऑनर का पैसा बढ़ा हुआ दिखाना पड़ेगा। और ऑनर अगर एक से ज्यादा इन्वॉल्व किए तो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म से आगे बढ़ना पड़ेगा, पार्टनरशिप या एलएलपी या कंपनी में जाना पड़ेगा। और अगर आपको पैसा इतना ज्यादा चाहिए कि भैया हमको तो पब्लिक ऑफर ही लाना पड़ेगा, जोमेटो वाला आ गया ना फाइनली कि नहीं यार इन्वेस्टर के पैसे से भी कुछ नहीं होगा भैया, इन्वेस्टर के पैसे से कुछ नहीं होगा, ये 2-5 बड़े बड़े इन्वेस्टर नहीं, बड़ी पब्लिक से पैसा लेकर आओ। आ रहा है ना पब्लिक ऑफर लेके, इसलिए जोमेटो जो प्राइवेट लिमिटेड थी उसे पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट किया, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कशन किया था। तो अगर आपको इतना पैसा चाहिए कि पब्लिक ऑफर लाना है, फिर तो डेफिनेटली आपको कंपनी बनानी पड़ेगी, और उसमें भी कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं, पब्लिक कंपनी। तो दिस इज हाउ कैपिटल रिक्वायरमेंट अफेक्ट योर फॉर्म ऑफ बिजनेस। कैपिटल रिक्वायरमेंट से डेफिनेटली आपका फॉर्म ऑफ बिजनेस अफेक्ट होता है। जहां स्मॉल इन्वेस्टमेंट चाहिए वो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के फॉर्म में चला सकती हैं, है ना, लेकिन अगर बड़ा पैसा चाहिए तो आपको बड़े फॉर्म में जाना ही पड़ेगा, लोगों को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, मैनेजरल एबिलिटी। आई होप यू ऑलरेडी मैं कहीं ना कहीं इंक्लूड कर चुका हूं। मैनेजरल एबिलिटी, मैनेजरल एबिलिटी, एक पर्सन कितनी चीजें मैनेज कर लेगा, एक पर्सन कितनी चीजें मैनेज कर लेगा। क्योंकि एक बिजनेस में आपको ओवरऑल ऑपरेशन भी मैनेज करना है, आपको अकाउंटिंग मैनेज करनी है, आपको फाइनेंस मैनेज करना है, टैक्सेशन मैनेज करना है, मैन्युफैक्चर, ठीक है, सेल परचेज जो सब ऑपरेशन में आ गई, कितनी चीजें तो ऑपरेशन में आ गई, एक पर्सन क्या है सब मैनेज कर सकता है। कहते हैं हाँ अगर छोटा बिजनेस है तो एक व्यक्ति और करेगा क्या दिन भर, ये सब खुद ही देखता रहेगा, या हो सके तो एक मुनीम, है ना, मुनीम रखते थे हम पहले, एक एम्प्लॉय अपॉइंट रख कर लेगा, और क्या करेगा, राइट? तो एक पर्सन छोटा बिजनेस कर रहा है, डेफिनेटली सब मैनेज कर सकता है खुद से, लेकिन जैसे जैसे जब बिजनेस बढ़ेगा तो वो क्या चाहेगा, सोचो, वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा मेरा ध्यान केवल और केवल कहाँ रहे, ऑपरेशन पे, और दूसरे लोग संभालें ये सब। दूसरे लोग अगर ये सब संभालें तो जरूरी नहीं ऑनर बनाने पड़ेंगे, दूसरे लोग ये सब संभालें तो आप हर काम के लिए क्या रख लें, बेटा स्टार्टिंग यहीं से होती है।
एक छोटा बिजनेस जब स्टार्ट होता है तब वो प्रोप्राइटर जो होता है ना, वही अकाउंटिंग भी मेंटेन कर लेता है, वही फाइनेंस का काम भी कर लेता है, बैंक में भी वही हुआता है, पूरा सेल परचेज भी वही देख लेता है। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है तो अकाउंटिंग के लिए अकाउंटेंट रख लेता है, टैक्स मैनेज करने के लिए उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट है ही ऑलरेडी, है ना, फाइनेंस मैनेज करने के लिए उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको कंसल्टेंसी देने लग जाता है, और ओवरऑल ऑपरेशन में भी हेल्प करने के लिए, बुक कीपिंग के लिए वो एक बंदा अपॉइंट कर लेता है अपने। होता ही है ये। बट वो सब कौन है? एम्प्लॉई। लेकिन जिस दिन उसे लगा कि सर ये अकाउंटिंग ये पूरा फाइनेंस संभालना एम्प्लॉय के बस का नहीं है, हमारा बिजनेस इतना बढ़ गया है कि मेरे को एक हैंड्स चाहिए, मेरे को तो एक ऑनर ही चाहिए जो पूरा अपनी जिम्मेदारी से संभाले और फिर एम्प्लॉइज उसके अंडर में हो। तो बेटा एक बात मेरी गलत मत समझना आप लोग, आप ऐसा मत समझ लेना कि जैसे ही मुझे हैंड्स चाहिए मैं ऑनर अपॉइंट कर लूं, मैं ऑनर दूसरे बना लूं। नहीं, हैंड्स चाहिए, एम्प्लॉय अपॉइंट करो। लेकिन जब लेवल भी इतना बढ़ जाए कि मुझे हर एक डिपार्टमेंट संभालने के लिए भी पहले एक मेन पर्सन चाहिए जो ऑनर की तरह बिलोंगिंगनेस रख के काम करे, डेफिनेटली फिर आपका ऑनर बना देते। इसलिए जितने भी फ्रेंड्स मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, तेरा फाइनेंस अच्छा है तो अकाउंट फाइनेंस टैक्सेशन संभालना, मैं ऑपरेशन संभालूंगा, पैसे लेके तू आएगा, काम में करूंगा। करते हैं ना ऐसे, दोनों ओनर बन गए, अब एम्प्लॉय इनके अंडर में काम कर रहे हैं। तो मैनेजरल एबिलिटी आपकी लिमिटेड है। अगर वो लिमिटेड एबिलिटी आपको परेशान कर रही है तो आप एम्प्लॉय के थ्रू जाओगे बड़े लेवल पर, फिर आप सारी चीजों को मैनेज करने के लिए ऑनर्स अपॉइंट करोगे, ऑनर अपॉइंट क्या, ऑनर बनाओगे, और इस तरीके से आपका फॉर्म बड़ा होता जाएगा। तो मैनेजरल एबिलिटी आपको कितनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग भी डिसीजन लिया जाता है। अब मैं आगे बढ़ने के पहले आपसे एक बात पूछता हूं, जो मैंने थोड़ी सी तो अभी हिंट आपको दी है, बट एक मैटर पर और कनेक्शन डेवलप करते हैं। 4 नाम ले रहे हैं हम, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी एंड कंपनी। ठीक है, चारों वापस से लिखता हूं, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और कंपनी। कंपनी में भी प्राइवेट और पब्लिक। वन बाय वन बताइए कहां कहां ऑनर और फर्म का एग्जिस्टेंस सेपरेट होता है और कहां कहां नहीं, कहां सेपरेट एग्जिस्टेंस और कहां नहीं। क्या आप बता सकते हैं ये? ठीक है, तो आंसर भी आया कि सर प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म, एज फार एज दीज थिंग्स आर कंसर्न, देयर इज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। बट एज फार एज एलएलपी एंड कंपनीज आर कंसर्न, यहां सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है। कंपनी एलएलपी दोनों में सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है। सेपरेट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक्चुअली सेपरेट एग्जिस्टेंस हो जाने से लाइबिलिटी क्या हो जाती है, सेपरेट एग्जिस्टेंस हो जाने से लाइबिलिटी, ऑनर्स की लाइबिलिटी क्या हो जाती है, लाइबिलिटी हो जाती है लिमिटेड। यस, ग्रेट, सबने इतना बेसिक पढ़ा हुआ है। तो लाइबिलिटी तो हो जाती है लिमिटेड, लेकिन सेपरेट एग्जिस्टेंस हो जाने से उस फॉर्म का सक्सेशन कैसा हो जाता है। देखो दोनों चीजें, क्योंकि अगर सेपरेट एग्जिस्टेंस हो गया तो ऑनर मर जाए या कुछ भी हो जाए, फर्म चलती रहेगी, एलएलपी कंपनी जो होती है। तो लाइबिलिटी लिमिटेड है और परपेचुअल सक्सेशन हो जाता है सेपरेट एग्जिस्टेंस हो जाने से। ठीक है, ये दो बातें याद रख के अब हमको एक डिस्कशन करना चाहिए कि बैंक, एफआई या ओवरऑल इन्वेस्टर्स किसको कंफर्टेबली पैसा दे सकते हैं। बैंक, एफआई, इन्वेस्टर्स। कोई इन्वेस्टर भी पैसा देना चाहते हो तो प्रोप्राइटरशिप फर्म में ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगा या कंपनी में, ये भी हमारा डिस्कशन का मुद्दा होना चाहिए। अच्छा, लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप फर्म ने लोन लिया
पार्टनरशिप फर्म ने लोन लिया, पार्टनरशिप फर्म उस पैसे को नहीं चुका पाई, तो जिसने ये पैसा पार्टनरशिप फर्म को दिया था वो ये पैसा पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर से रिकवर कर सकता है, सारे से, सबसे मिला के भी और सबसे इंडिविजुअली भी, जिसको आप कहते हो, क्या कहते हो, जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी बोलते हैं ऐसा, ठीक है। और अगर ये सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता तो लाइबिलिटी आपकी भी हो गई, और अगर ये सेपरेट एग्जिस्टेंस होता तो कंपनी में अगर पैसा डूब जाता तो कंपनी रेस्पॉन्सिबल है, कंपनी के डायरेक्टर या शेयर होल्डर पैसा पे करने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। बैंक एफआई इन्वेस्टर्स किसको लोन देने में ज्यादा कंफर्टेबल होंगे? तो बेटा मैं आपको बता दूं, बैंक एफआई इन्वेस्टर्स ये किन को पैसा देने में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं? सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं कंपनी को पैसा देने में, फिर एलएलपी को पैसा देने में, फिर पार्टनरशिप फर्म को पैसा देने में, और फिर प्रोप्राइटरशिप फर्म को पैसा देने में। सबसे कम इंटरेस्टेड होते हैं ये लोग प्रोप्राइटरशिप फर्म को पैसा देने में। व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या है? क्योंकि जैसे जैसे आप फॉर्म बढ़ाओगे रूल्स, रेगुलेशन, कंप्लायंसेस ज्यादा एप्लीकेबल होंगे, और जितने ज्यादा ये एप्लीकेबल होंगे उतनी ज्यादा उन फॉर्म्स को मेंटेन करने में क्या रखनी पड़ेगी? ट्रांसपेरेंसी। और जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी उतना फ्रॉड होने के चांसेस कम, और ये ट्रांसपेरेंसी धीरे धीरे गिरती जाएगी। सबसे कम ट्रांसपेरेंसी प्रोप्राइटरशिप फर्म में, उससे कहीं ज्यादा पार्टनरशिप में, उससे कहीं ज्यादा एलएलपी में, और सबसे ज्यादा कंपनी में। सबसे ज्यादा रूल्स, रेगुलेशंस, लॉ एप्लीकेबल हो रहे हैं कंपनी पर, कंप्लायंसेस, इसलिए ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है। तो एक रीजन तो है इन चीजों का, एंड दूसरा रीजन है सक्सेशन का। आप कितने टाइम तक आपकी फर्म जिंदा रह सकती है? प्रोप्राइटरशिप फर्म में थ्रेट क्या है? प्रोप्राइटर को कुछ हो गया ना, पैसा कहां से लाएंगे? पार्टनरशिप में सेम, सारे पार्टनर मर गए, फर्म खत्म। लेकिन एलएलपी और कंपनी में ऐसा नहीं होता। क्योंकि मुझसे कई बच्चे आर्गुमेंट करते हैं, बोले सर सबसे अच्छा है कम बैंक के लिए लोन देना प्रोप्राइटरशिप फर्म को, क्योंकि अगर फर्म ने नहीं चुकाया तो प्रोप्राइटर की पर्सनल असेट से पैसा ले आएंगे। हाँ बेटा, एक ये भी तो पॉइंट ऑफ व्यू है। और फिर कंपनी को पैसा देना बैंक के लिए सबसे ज्यादा रिस्की होना चाहिए, क्योंकि वहां सेपरेट एग्जिस्टेंस है, तो आप पैसा ओनर से कभी भी रिकवर नहीं कर पाओगे। उस बारे में मेरा बस इतना ही कहना है बेटा कि असेट बेचकर पैसा रिकवर करना कभी भी बैंक के लिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं होता। बैंक यूज दिस एज ए लास्ट रिसोर्ट। इतनी आसानी से ये कोई इनका कोई मार्केट थोड़ी, लिक्विडिटी थोड़ी कि ये प्रोप्राइटर फर्म बंद हो गई, इस प्रोप्राइटर की जो एसेट है वो बेच दो। अरे इतनी आसानी से कोई एसेट बिक जाएगी प्रोप्राइटर की? और सब बैंक को निलामी करके बेचनी होती है। सबको पता है बैंक मजबूरी में बेच रही है, कम पैसे और देते हैं, टाइम और लगता है, तो बैंक के लिए हमेशा एसेट बेचकर पैसा रिकवर करना लास्ट रिसोर्ट होता है। आपको लगता है क्या वाह यार बैंक तो सेफ है, बैंक ने तो एसेट गिरवी रख रखी है। बैंक के लिए सबसे अच्छा एक ही बात होती है, उसका पैसा आप ईएमआई जो आ रही है आपकी लोन की इंस्टॉलमेंट वो पे कर दो, उससे अच्छा बैंक के लिए कुछ नहीं। तो इसी पॉइंट पर इसीलिए कह रहा हूं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होती है बैंक एफआई कंपनी को पैसा देने में। तो लीजिए एक नई पॉइंट आ गई कि अगर आप चाहते हो ना कि इन्वेस्टर्स के मन में अपनी इमेज बना रही है, अगर आप चाहते हो हमें दुनिया अच्छी नजरों से देखे, अगर आप चाहते हो बड़ा दिखना, अगर आप चाहते हो बैंक एफआई में कॉन्फिडेंस लेकर आना आपके प्रति, तो डेफिनेटली आपको या तो कंपनी बनानी चाहिए एलएलपी, और बेस्ट तो है कंपनी, और उससे छोटा फॉर्म फिर एलएलपी।
गाइस आर यू गेटिंग इट? क्या समझ में आ रहा है डिस्कशन? तो देख रहे हो ना आपकी देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जिनके बेसिस पर आप डिसाइड कर पाओगे विच फॉर्म इज बेटर फॉर यू। चलिए, मैनेजरियल एबिलिटी हुआ, डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। इस पर भी ध्यान दे दीजिए। इसमें भी एक बढ़िया बात है। फिर 4 चीजों के नाम लिखता हूं। प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी और कंपनी। बेटा, as far as these 3 are concerned, अगर हम 3 की बात करें, इन 3 की, तो बेटा इन तीनों में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? ऑनर ही पैसा भी ला रहा है, ऑनर ही पैसा भी ला रहा है, ऑनर तो वो जो पैसा लाया, और ऑनर ही मैनेजमेंट भी कर रहा है। प्रोप्राइटरशिप फर्म में दोनों वही कर रहे हैं। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर ही पैसा लाते हैं, पार्टनर ही मैनेज करते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कुछ पार्टनर केवल पैसा ला रहे हैं, कुछ पार्टनर मैनेज कर रहे हैं, तो कुछ पार्टनर जो पैसा लेकर आए वो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं है, तो वो स्लीपिंग पार्टनर कहलाते हैं। पढ़ते हो? एलएलपी में भी ऐसा ही, पार्टनर सब है, सबका पैसा है, लेकिन कुछ पार्टनर ही डे टू डे बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर कहते हैं उन्हें। बट ये तय है कि ऑनर ही पैसा लगाएंगे, ऑनर ही मैनेजमेंट देखेंगे। कंपनी में ऐसा क्या होता है फिर? कंपनी में शायद आपको याद आ रहा हो, ऑनर अलग होते हैं जिन्हें कहा जाता है शेयर होल्डर्स, और ओवरऑल मैनेजमेंट करने वाले जो होते हैं उसे कहा जाता है बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो 2 टियर स्ट्रक्चर केवल और केवल कंपनी में ही एग्जिस्ट करता है। हाँ, ये अलग बात है कि एक व्यक्ति शेयर होल्डर भी हो सकता है और डायरेक्टर भी हो सकता है, लेकिन है दोनों रोल अलग अलग। जैसे मुकेश अंबानी जी रिलायंस की कंपनियों में शेयर होल्डर भी होंगे, डायरेक्टर भी होंगे, बट है दोनों अलग अलग। जब वो बोर्ड मीटिंग में जाएंगे तब डायरेक्टर की हैसियत से जाएंगे, जब जनरल मीटिंग में जाएंगे शेयर होल्डर की हैसियत से जाएंगे। पढ़ा है आपने इतना कंपनी लॉ का? तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, पूरा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑनर्स के हाथ में। लेकिन कंपनी में पूरा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसके हाथ में भैया? कंपनी में पूरा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है बोर्ड के हाथ में। इज इट क्लियर? चलिए, तो ये वाला जो मैटर है ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा। डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, सोल प्रोप्राइटरशिप और ओपीसी में पूरा ऑनर मैनेजमेंट कंट्रोल कंप्लीटली एक ही व्यक्ति के हाथ में रहता है। उससे फायदा क्या होता है कि डिसीजन लेना बहुत आसान होता है, पूरा कंट्रोल मेरा ही। अगर व्यक्ति चाहता है ना, बिजनेसमैन चाहता है पूरा कंट्रोल मुझे ही रखना है, तो आप प्रोप्राइटरशिप फर्म या ओपीसी से बाहर मत निकलना, क्योंकि फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी कंपनी में जाते ही कंट्रोल बटेगा ऑनर्स के हाथ में, अलग अलग लोगों। ठीक है? इन पार्टनरशिप मैनेजमेंट और कंट्रोल ज्वाइंटली पार्टनर्स मिलके करते हैं, और कंपनी में अलग अलग चीजें हैं। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बोर्ड के हाथ में है, और बोर्ड अलग, वो अलग बात है कि बोर्ड कौन अपॉइंट करता है, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने वाले कौन, डायरेक्टर्स किसके लिए काम कर रहे हैं, डायरेक्टर्स किन लोगों के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, शेयर होल्डर्स। दैट इज डिफरेंट थिंग। बट मैनेज करने वाले डायरेक्टर, वो अलग बात है कि डायरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डायरेक्टर्स। मैनेज करने वाले ऑनर्स की रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ऑनर, शेयर होल्डर, डायरेक्टर मैनेज करने वाले। तो 2 टियर स्ट्रक्चर में काम करना पड़ता है कंपनी में जाते ही। इसलिए आप चाहते हो पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में, मत बनाना कंपनी, ओपीसी या प्रोप्राइटरशिप फॉर्म रखना। लिखा भी है, अ पर्सन विशिंग टू हैव कंप्लीट एंड डायरेक्ट कंट्रोल, उसे तो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ही रेफर करनी पड़ेगी।
लेकिन फिर क्यों बड़ी फर्म में जाते हैं? क्योंकि फिर संभलता नहीं। आप पूरा कंट्रोल अपने आप चाहते तो हो, लेकिन जब संभाल नहीं पाओगे ना, तब आपको मजबूरी में नए ऑनर्स लाने पड़ेंगे। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ रिस्क एंड लाइबिलिटी। व्हाट इज दिस? इसका कनेक्शन बहुत ही अलग है। जैसे जैसे स्केल बढ़ाओगे, आपके यहां पर डेफिनेटली रिस्क भी बढ़ेगी। यस और नो? और ये तय है। और जैसे जैसे रिस्क की वजह से लाइबिलिटी आती है। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक, इसमें हम एक्स एक्सिस पर अगर लेते हैं स्केल, और वाई एक्सिस पर लेते हैं रिस्क और लाइबिलिटी, क्या आपको लगता है ये ग्राफ ऐसे जाएगा? अपवर्ड। इट डेफिनेटली मीन्स कि जैसे जैसे आपके ऑपरेशंस बढ़ेंगे, वैसे वैसे रिस्क बढ़ेगी, लाइबिलिटी बढ़ेगी। और बेटा, रिस्क और लाइबिलिटी का डायरेक्ट कनेक्शन है प्रॉफिट से। एक और चार्ट ग्राफ बनाता हूं। रिस्क को मैंने बार बार बोला, इस चैप्टर को समझा जा सकता है, इसलिए समझा रहा हूं, पढ़ा कम रहा हूं। इधर अब एक्स एक्सिस पर रखते हैं रिस्क और लाइबिलिटी, और वाई एक्सिस पे रखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। बताइए ये ग्राफ अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड? चलिए ये बता दीजिए, ये ग्राफ अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड? तो डेफिनेटली बेटा ये ग्राफ भी अपवर्ड जाएगा। मतलब जैसे जैसे रिस्क और लाइबिलिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे प्रॉफिट के चांसेस भी बढ़ेंगे। हर व्यक्ति के साथ एक प्रॉब्लम है, वो कहता है रिस्क तो मैं नहीं लेना चाहता, रिस्क तो लोगों में बट जाए, लेकिन प्रॉफिट मेरा ही हो। हम कहते हैं भाई ये हो नहीं पाएगा। जैसे ही आप स्केल बढ़ाओगे, आपकी रिस्क बढ़ेगी। बताइए क्या चाहते हो? बोले हाँ मैं रेडी हूं पूरी रिस्क लेने के लिए। ले लो, छोटी फॉर्म में काम कर लो, बना लो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, या और भी कुछ बनाओ तो बड़ी शेयर होल्डिंग अपनी रखो। रिस्क और लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर आपके साथ एक फायदा होगा कि जो भी प्रॉफिट कमाया पूरा आपका, और बहुत बड़ी लाइबिलिटी है और रिस्क है आपकी। इसलिए लोग क्या सोचते हैं, जैसे जैसे स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ता है ना, लोग सोचते हैं नहीं यार मैं रिस्क करना चाहता हूं लोगों के साथ शेयर, आई वॉन्ट टू शेयर द रिस्क। इन बेटा वंस यू शेयर द रिस्क, आपको रिटर्न और रिवॉर्ड भी बताइए शेयर करने पड़ेंगे, प्रॉफिट भी शेयर करना पड़ेगा। इसलिए कंपनी को शेयर होल्डर के साथ अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, जिसको आप डिविडेंड कहते हो। वरना कौन चाहता है डिवाइड करना? करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि सबका पैसा है। इसलिए यहां से अट्रैक्ट मत हो जाना कि स्केल बढ़ने से रिस्क और लाइबिलिटी बढ़ेगी, तो हम ये तय कर लें कि नहीं यार मैं इतनी लाइबिलिटी नहीं चाहता, आई वांट टू शेयर द रिस्क, तो हम कहते हैं ज्यादा से ज्यादा ऑनर बना लो। और उसमें एक प्रॉब्लम है, अगर ऑनर ज्यादा बनाए तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। और अगर आपका ये लालच है कि नहीं प्रॉफिट तो शेयर नहीं करना चाहता हूं, तो फिर आप बड़ा फॉर्म भी नहीं बना पाओगे, क्योंकि वहां तो सबके साथ प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा। तो आगे प्रॉफिटेबिलिटी वाली बात भी आएगी, पर मैं कह सकता हूं कि वो मैंने कहीं ना कहीं कंप्लीट कर दिया। प्रॉफिटेबिलिटी कंप्लीट हो गया। जैसे जैसे बड़े फॉर्म में जाओगे, प्रॉफिटेबिलिटी लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। ठीक, लास्ट पॉइंट है आज के डिस्कशन का, स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस। ढंग से सोचिए, शायद ये हम पढ़ चुके। जिसको मैंने सक्सेशन कहा था, उसी को ये कह रहे हैं स्टेबिलिटी। इस पर पे जिसको मैं सक्सेशन कह रहा था, उसी को ये कह रहे हैं स्टेबिलिटी। मतलब ये टॉपिक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, आप पढ़ के देखोगे तो समझ में भी आ जाए।
लोग तो जितने भी आउटसाइडर्स हैं ना, वो आपके साथ जुड़ने के पहले स्टेबिलिटी देखेंगे, और सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कंपनी में होती है, क्योंकि मेंबर्स आए या मेंबर्स जाए, कंपनी के एग्जिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। जबकि प्रोपराइटरशिप में प्रॉब्लम है कि वहां स्टेबिलिटी नहीं है। प्रोपराइटर बीमार भी पड़ गया ना, बिजनेस नहीं चलेगा, मर गया तब तो बिजनेस खत्म ही हो जाएगा, राइट। इसीलिए इफ यू वांट स्टेबिलिटी, इफ यू वांट स्टेबिलिटी, तो ये लाइन यही लिख रही है फिर आपको कंपनी और एलएलपी के फॉर्म में, यू नीड टू मूव टुवर्ड्स कंपनी एंड एलएलपी। इफ यू वांट स्टेबिलिटी, देन आपको कंपनी और एलएलपी की तरफ जाना ही होगा। ऑलराइट, क्या समझ में आया यहां तक? तो हमने अराउंड हमें 15-16 फैक्टर्स पढ़ने हैं। ये 7 फैक्टर्स हमने आज कंप्लीट किए। तो अभी बहुत कुछ पढ़ना भी बाकी है, फिर इन सबको समराइज और कंक्लूड करना भी बाकी है। ये चैप्टर याद करने का नहीं है, समझने का है। एग्जाम के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये था आज का डिस्कशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली रिमेनिंग फैक्टर्स को भी हम कवर करेंगे और चैप्टर फिर कंप्लीट करेंगे। तो आज यही खत्म करते हैं विद दिस कंक्लूजन रिमार्क कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर तय होता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर तय होता है कि हमें कौन सा फॉर्म ऑप्ट करना चाहिए। हालांकि ये कोई साइंस नहीं है, ये आर्ट है। सिचुएशन टू सिचुएशन आपको डिसीजन अलग अलग लेने होंगे, बट ये आर्ट ही है। तो भी हम आर्टिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इन चीजों को सोचा जाता है, राइट। तो खत्म करते हैं आज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।